हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज। दोस्तों, बहुत दिन हो गए शनिवार के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आज मन किया कि रिकॉर्ड करना चाहिए। पहले बता दूं क्यों नहीं रिकॉर्ड किया था, क्योंकि पाँव टूटा हुआ था। आई गॉट इंजर्ड, यू मस्ट बी नोइंग, आपने यूट्यूब में देखा है मुझे, तो मैं इंजर हो गया था। और जब कहीं को चोट लगी हुई रहती है ना, खासकर हड्डी टूट जाती है, तो मेंटली आप उतने फिट नहीं रहते हैं कि आप अच्छी बातें, कंस्ट्रक्टिव बातें कर सकें। लेकिन अच्छा है, अभी थोड़ा रिकवर कर गया हूँ। आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट 50% रिकवर्ड फ्रॉम दिस इंजरी। आने वाले कुछ हफ्तों में और रिकवर कर जाऊंगा। तो एक मौका मिला मुझे, ये जो इंजरी थी ना उसमें मैंने बात बहुत लोगों से की। स्पेसिफिकली मैंने स्टॉकेज क्लब जो है ना, जो मेरे प्राइवेट कम्युनिटी है, जहाँ मेरे बहुत सारे मेंबर्स इन्वॉल्व है, उनसे बातचीत काफ़ी की। तो एक मेंबर ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि सर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो मैंने पूछा है ऐसा क्या भी, जॉब क्यों छोड़ना है? बोला नहीं सर, ट्रेडिंग करता हूँ फुल टाइम, जॉब छोड़ देना चाहिए। बिकॉज जॉब में इंडिपेंडेंस नहीं है, खिच बात है। ट्रेडिंग के अंदर में अपने हिसाब से काम करो, जब करना है कब करो। बराबर, देखिए सोच तो बहुत अच्छी है। आज कहीं ना कहीं मैंने भी वो काम किया था, इसीलिए शायद मैं यहाँ तक पहुँच पाया। लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्टिवली, एक कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिवली डिसाइड लेने करने के लिए मैंने उनको प्रोत्साहित किया कि चलिए ऐसा करते हैं कि एक्सेल शीट बनाते हैं, और वो एक्सेल शीट से आपका लाइफ को प्लान करते हैं। और वो प्लानिंग शायद आपको हेल्प करे अपने आप को तैयार करने में कि क्या जॉब छोड़ना मेरे लिए सही काम है ट्रेडर बनने के लिए। तो मैं चाहता था ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, बिकॉज ये जो फ्रेमवर्क मैंने बनाया ना उनके साथ में, बात करते करते बन गया और बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क बना, तो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो ये स्क्रीन आपके सामने है, एक्सेल शीट। ये मैं आपको दे भी दूंगा ताकि आप डाउनलोड कर लें। और बेसिक है, बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है, बट हेल्प करेगा आपको मोटा मोटी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, ताकि आप ये डिसीजन ले पाएँ कि क्या जॉब छोड़ना मेरे लिए सही होगा कि नहीं। तो चलिए चलते हैं। ये एक्सेल शीट में आपको सामने दिख रहा होगा। एक स्वाभाविक सी बात है, आपने एज्यूम कर लिया होगा कि वो 35 साल के थे, इसलिए 2023 में उनका एज है 35 साल, ठीक है। और R1 हो गया, ये उनका सैलरी है, तो 12 लाख के करीब उनका सैलरी है अभी आज के रेट में। और R2 हो गई उनकी वाइफ का सैलरी है, जो 15 लाख। ये एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उनसे बात की ना, कि चलो वाइफ की सैलरी जो है खुद की सैलरी से ज़्यादा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कैपेबल है। तो लॉन्ग टर्म में उसका बहुत फायदा होता है अगर आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा कैपेबल रहती है। तो दोनों को अगर मिला लेते हैं तो तकरीबन होती है 27 लाख। उसमें से मैंने मान लिया कि 25% जो है वो आपका टैक्स चला ही जाएगा। मोटा मोटी जितना भी हम लोग टैक्स प्लानिंग करें, ओवरऑल मैंने देखा है ग्रॉस का 25% जो है वो ले लेती है गवर्नमेंट, क्योंकि भैया उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनानी है, उनको बहुत कुछ करना है। तो 25% मैंने मान लिया कि वो आपका चला जाएगा, तो 75% बचा। उसके बाद खर्चा, मैंने उनसे पूछा खर्चा बताइए आपका कितना। उनका खर्चा एक्चुअली में 30,000 रुपये महीने है। हो, मेरे लिए शॉकिंग था कि 30,000 रुपये महीने में फैमिली कैसे चल सकती है। तो उन्होंने कहा मेरे अभी बच्चे नहीं, तो वो खर्चा मेरे लिए रिलेटिवली बचा हुआ है। दूसरा, बोला मैंने घर जो है वो रेंट पे नहीं ले रखा है, मैंने ईएमआई में ले रखा है। तो इसीलिए उनका ईएमआई का तकरीबन आउटफ्लो था 10,20,000 रुपये साल का। इसमें दो ईएमआई चल रही थी, उनके घर का ईएमआई चल रहा था और उनका गाड़ी का ईएमआई चल रहा था। गाड़ी का ईएमआई शायद 2027 तक था और उसके बाद घर का ईएमआई खत्म हो रहा है 2035 तक। तो उनका एडवांटेज ये है कि वो 10 साल 15 साल से उनका ईएमआई चल रहा था, तो उन्होंने अपने आप को सस्टेन कर लिया ईएमआई के बाद में। तो 30,000 रुपया आज के रेट में उनका खर्चा है। और नेट में उनके पास जो पैसे बचते हैं वो 6,45,000 रुपया है। वैसे उनका पुराना भी कुछ पैसा बचा हुआ है, तो वो पैसा के बारे में अपने बाद में बात करेंगे, बट मान लेते हैं कि 6,45,000 से उन्होंने अपनी जर्नी चालू की अभी। ओके। और आने वाले दिनों के अंदर में ये कैसे वर्क कर रहा है कि 10% के करीब वो कहते हैं सालाना सैलरी का ग्रोथ होगा सर, मेरा भी और मेरी वाइफ का भी। तो मैंने 10% कर दिया। मैंने उनको सजेशन किया कि 40 साल की उम्र तक एक बार आप जॉब मत छोड़िए, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, ताकि 4-5 साल का और एक्सपीरियंस मार्केट का आपके अंदर में आ जाए। तो से उसके बाद में ज़ीरो हो गया। और वाइफ की जो सैलरी है उसमें भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ 10% ग्रोथ चलता रहेगा, बिकॉज शी इज़ वेरी कैपेबल पर्सन, वेरी क्वालिफाइड। तो ये 60 साल की उम्र तक उनकी वाइफ काम करती रहेगी। तो एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है ना, घर बहुत पीसफुली चलता है और आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए।
तो अगर मैं इसको गणित को फैलाऊं तो ये रेवेन्यू 10% ग्रो कर रहा है और खर्चा मैंने एज्यूम किया कि 15% ग्रो करेगा। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था लर्न टू इन्वेस्ट में। मैंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, पर्सनलाइज इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन 6-7% हमको दिखाते हैं ना, ये बेवकूफ बनाने वाला इन्फ्लेशन है। एक्चुअली में हम जब रेवेन्यू पेडेस्ट्रियन में ऊपर उठते हैं तो हमारा एस्पिरेशन इन्फ्लेशन भी आता है, जिसके कारण हमारे इन्फ्लेशन से जंप करते हैं। तो 15% मैंने मान लिया कि हमारा खर्चा के पेड़े 15% मेरा इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ये ईएमआई है। तो नेट में ये मेरा सेविंग्स है एट द एंड ऑफ द ईयर। और 45 साल की उम्र में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इनका 1 करोड़ रुपए का कोई बड़ा खर्चा आने वाला है। शायद उनके बच्चे का एजुकेशन आएगा, चाहे बच्चा आएगा, बराबर 1 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। और 55 साल की उम्र में 2 करोड़ रुपए का उनका खर्चा आने वाला है। ये एक्चुअली मैं आज की रेट में उसको एस्टिमेट करूं तो शायद कम अमाउंट होगा। मैंने इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया, तो 1 करोड़, 2 करोड़, किसी को करना है तो 3 करोड़ कर ले कि भाई उस समय अगर मुझे शादी वादी करनी है बच्चों की, या फलाना जो भी करना है, तो मेरा 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपया लग सकता है। चलिए 3 करोड़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपके अपने अपने नंबर्स हो सकते हैं, बट आई हैव टेकन दीज नंबर्स बेस्ड ऑन माई एस्टिमेट्स कि बड़ा खर्चा आएगा भी तो कितना आएगा। इसमें एक और अजम्पशन ये है कि बच्चा जो है होगा वो कैपेबल है और पढ़ाई लिखाई के बाद में वो खुद ही अपना जीवन व्यतीत करेगा, आपको उसको सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी लॉजिकली। तो नेट में सेविंग्स ये है। अब इस सेविंग्स को मेरे को वेल्थ में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब मुझे इतना रिटर्न जनरेट करना है कि ये जो पैसा मैं बचा रहा हूँ हर साल, ये मेरे वेल्थ के रूप में कन्वर्ट होगा। तो मैंने उनको कहा आप कंजर्वेटिव हो जाइए, 15% रिटर्न हमको CAGR जनरेट करना है जब तक आप एक उम्र तक नहीं आते। यहाँ मैंने 50 साल की उम्र तक कंसिडर किया है। उसके बाद हमने 12% ले लिया और 60 साल की उम्र के बाद हम 6% बोल रहे हैं। मान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म FD का रेट जो है वो 6% रहेगा, तो उतना पैसा आपके पास में जनरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं ये जो पैसा मैं जनरेट कर रहा हूं, तो सेविंग्स को अगर मैं वेल्थ में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास जो वेल्थ बचा है वो सेविंग्स वेल्थ में कन्वर्ट हुआ, उस पर 15% मैंने रिटर्न जनरेट किया। ठीक है, अब ये रिटर्न मैंने जो एज्यूम किया ना कि ये 15%, 12%, 6%, ये तो प्री टैक्स रिटर्न है, तो इसको मेरे को पोस्ट टैक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा, बरोबर है। अब देखिए ऐसा है कि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हमारा टैक्स भी कम लगता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में 10% टैक्स लगता है या 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट के कारण। और अगर आप लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में नहीं डालें, जैसे इक्विटी एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, या म्यूचुअल फंड में आप 3 साल से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है। तो ये 15% ऑल्दो यहाँ पर प्री टैक्स है, अगर मैं इसको पोस्ट टैक्स भी कर देता तो मान लेता हूँ कि 20% टैक्स मेरा इसमें लग जा रहा है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 0.8, ऑल्दो टैक्स कम लगेगा अगर आप प्रॉपरली प्लान करो, बट एक बार मान लेते हैं कि ये टैक्स लग जा रहा है मेरा, तो इसको अपने दिस इज आवर पोस्ट टैक्स रिटर्न, बरोबर है। और ये जो 12% है इसको भी मैं एज्यूम कर लेता हूं कि दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 0.8। ठीक है, तो ये रिटर्न मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये भी पोस्ट टैक्स हो गया, और 6% वाला भी जो रिटर्न है ये भी मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये इंटू 0.8% रिटर्न है, विच इज 5%, बरोबर है। ठीक है, तो 12% अगर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, 10% यहां जनरेट कर रहे हैं और 5% यहां जनरेट कर रहे हैं, तो मेरा वेल्थ जो है वो आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, लास्ट में मेरा वेल्थ जो है वो हो जाता है -4 करोड़। मतलब टैक्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डिसीजन मेकिंग में। तो मैंने उनको क्या कहा कि आप जब भी फ्यूचर प्लान करते हैं, आपने एक रेवेन्यू पे अपना टैक्स प्लान किया और एक जो फ्यूचर में हम जो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर में भी हम टैक्स प्लान कर रहे हैं। आपको जितना टैक्स एफिशिएंट रह सकते हैं उतना आपको टैक्स एफिशिएंट रखना है। इसका मतलब ये जो 15% आप रिटर्न जनरेट करें इस एसेट से, इट शुड बी पोस्ट टैक्स रिटर्न। पोस्ट टैक्स रिटर्न करने के लिए जो आप एसेट सिलेक्ट करेंगे कि इक्विटी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा आप एक्टिव ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बिकॉज एक्टिव ट्रेडिंग करेंगे तो आपका 30% 35% टैक्स लग जाएगा। तो ट्राई करिए कि 15% हमको पोस्ट टैक्स, 14-15% हमको पोस्ट टैक्स रिटर्न जनरेट करना है, तब हमारा नेट में वेल्थ जो हमारे पास बचेगा वो होगा तकरीबन 8 करोड़ रुपए एट द एज ऑफ 75, और ये पैसा हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाएंगे।
मेरा एक एजम्पशन ये है कि 60 साल की उम्र के बाद में जो मेरा खर्चा है वो रुक जाएगा, करीबन 60 लाख रुपया मैं खर्चा करूँगा और इनकम जो है वो ऑब्वियसली मेरा 6% से रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप 15% में कॉन्फिडेंट नहीं और आपको लगता है कि मुझे 13% ही रिटर्न में जनरेट कर सकता हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली अपना एक्सेल को डिफाइन कर लीजिए, बट ये तड़पत निकाल लीजिए कि लास्ट में मेरे पास कितना पैसा बच जाता है जो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकता हूँ। तो ये एक्सेल मैंने उनको दिया, उन्होंने अपना आने वाले दिनों का तड़पत बना लिया और उससे उनको क्लैरिटी हो गया कि क्या मुझे जॉब छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। बिकॉज अगर मैं उतना रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहा हूँ तो मैं जॉब छोड़ के वो रिस्क नहीं लूँगा। ऑल्दो इनके पास में एक फेवर था कि इनकी वाइफ वर्किंग थी, तो इनके पास में एक रिटर्न का स्कोप था ना। ये 15% या 12% कैसे रिटर्न जनरेट करे? तो मैंने उनसे पूछा अभी आपके पास में कितना कैपिटल है अगर मैं, तो उन्होंने कहा सर मेरे पास अभी 2 करोड़ रुपए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये 2 करोड़ रुपए पे अगर आपको से 15% रिटर्न जनरेट करना है तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि आप 1/3 पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में डालिए, जहां मोटा मोटी आप 20% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। 1/3 पैसा आप स्विंग ट्रेडिंग में डालिए कैश मार्केट के अंदर में, जहां आप 15% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और 1/3 पैसा आप इन्वेस्टिंग में डालिए, जहां आप 10% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब मोटा मोटी आप 15% CAGR जो इनिशियल फेज वाले हैं वो रिटर्न आप जनरेट करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप ओल्ड होंगे वैसे वैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग से आप कम करते जाएंगे अपने आप को और स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की तरफ अपना प्रोपोर्शन बढ़ाते जाएंगे। इसीलिए जो रिटर्न 15% है वो घट के 12 हो जाएगा और फिर घट के 6% हो जाएगा। ये पूरा एक्सरसाइज करके एक फ़ायदा ज़रूर होगा आपको कि आप आने वाले दिनों का अपना प्लानिंग प्रॉपर्ली कर पाएंगे। और वो प्लानिंग अच्छी होती है ना, तो हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना कैपिटल हमको कमिट करना चाहिए और कितना रिटर्न हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये अगर क्लैरिटी आ जाए तो फिर हम स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं जो उस रिस्क प्रोफाइल को मैप करती हो। तो उनको बहुत अच्छा लगा ये इंटरेक्शन और उन्होंने अपना एक्सेल शीट भी बनाया। एप्लीकेशन ऑफ टैक्स, रिटर्न कितना हो सकता है, ऑल्टरनेट इनकम कितनी होनी चाहिए, वो सारा क्लैरिटी उनको मिला ना, उनसे वो अपने ऑब्जेक्टिव को शेयर बाजार को और बेटरली डिफाइन कर पाए। तो आशा कर रहा हूँ आप लोग भी ऐसा कुछ एक्सेल बनाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और पसंद आया होगा तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज दिस कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।